नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और जैसा कि हम लोग सीटेट के लिए जो 8 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम होना है, उसके लिए पीवाईक्यू का एनालिसिस देख रहे हैं। और जिसके अंतर्गत आज हम सीटेट जुलाई 2024 में जो पेपर हुआ, पेपर फर्स्ट अर्थात प्राइमरी लेवल का, उसके अंतर्गत हम ईवीएस सेक्शन आज देखेंगे अर्थात पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा जो है प्रश्न संख्या 61 अर्थात पहला प्रश्न ईवीएस का कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन अगर देखें तो ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा। तो पहला कारण जो है ये सही है कि पर्यावरण शिक्षा जो है वो एक बहुविषयक विषय है। ये क्या करता है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा आदि जैसे विषयों को भी इसमें शामिल करता है और बच्चों को सीखने में मदद करता है। दूसरा अगर देखें तो यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे जो हैं वो दुनिया को समग्र रूप से इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तीसरा अगर देखें, छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। तो ये कारण हमारा सही नहीं है, क्योंकि जो है ईवीएस जो है वो एकीकृत रूप से पढ़ाने का जो मुख्य कारण है वह शैक्षिक है, ना कि बच्चों के बोझ को कम करना। और डी अगर देखें तो एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि सुविधाजनक होना कोई मजबूत शैक्षिक तर्क नहीं है। शिक्षा में निर्णय जो है वो सुविधा के आधार पर नहीं लिए जाते, बल्कि बच्चों के सीखने के विकास के आधार पर लिए जाते हैं। तो सी और डी गलत है। अगर हम देखें तो पहला और बी, ए और बी, ये हमारे ऑप्शन सही है। तो तीसरे में अगर देखें तो ए और बी ये दोनों कथन हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या अगर 62 देखें, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों, ताकि वे अपनी देखभाल कर सके और यौन उत्पीड़न का शिकार न हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि आप एक ईवीएस के शिक्षक हैं, और ध्यान देंगे क्योंकि यह पेपर जो है पेपर फर्स्ट है 1 से 5 के लिए, तो यहाँ पे यह सम्मिलित है कि आप जो है प्राइमरी लेवल में ईवीएस के शिक्षक हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो विद्यार्थी हैं वो यौन सुरक्षा के बारे में जागरूक हों। तो इसके बारे में आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? कथन एक है, उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं। तो पॉक्सो एक्ट 2012 जो है ये एक प्रकार का कानूनी अधिनियम है, और यह छोटे बच्चों को समझने के लिए बहुत ही जटिल विषय है। तो पहला ऑप्शन जो है ये उचित नहीं है। दूसरा, उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं। यह जो कथन है ये कुछ हद तक सही है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि अधिकांश जो यौन उत्पीड़न के मामले होते हैं वो केवल अजनबियों के द्वारा नहीं, बल्कि परिचित लोगों द्वारा भी होते हैं। तो दूसरा कथन हमारा जो है गलत हो जाएगा। तीसरा, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। तो सबसे उपयुक्त और प्रभावी कदम यही है कि बच्चों को यह समझने में मदद करता है कि कौन सा टच जो है अच्छा है उनके लिए और कौन सा टच उनके लिए गलत है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं, छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है ये केवल छात्राओं पे फोकस करता है, जबकि यौन उत्पीड़न का जो खतरा है वो सभी बच्चों को हो सकता है। तो चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा क्या था, ऑप्शन 3। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा जो 63 है अर्थात ईवीएस का तीसरा प्रश्न, रोशनी एक ईवीएस की शिक्षिका है। सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों के अंकुरण की दर में भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है? तो प्रश्न का कथन ये है कि रोशनी एक शिक्षिका है ईवीएस की, और वह कुछ बीजों को देती है अंकुरित करने के लिए। कुछ बीजे 20 बीजे देती है और पूछती है कि उसमें से कितने बीज अंकुरित हुए। इसके लिए एक डाटा चार्ट प्रदर्शित करती है, और उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि ये जो अंकुरण दर की भिन्नता है, कि जो विभिन्न बीज जो है उनकी जो अंकुरण दर की भिन्नता है वो क्यों होती है, इसके माध्यम से वह किस कौशल का आकलन करना चाहती है। तो यहाँ पे देखें,
शिक्षिका ने पहले चार्ट दिखाया, अर्थात प्रयोग और अवलोकन पहले ही हो चुका है। केवल यहाँ पे क्या कर रही है, चार्ट का प्रदर्शन कर रही है, और चार्ट के माध्यम से जो है अलग अलग बीजों के अंकुरण की संख्या दी गई है। तो विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि ये भिन्नता क्यों है। इसका मतलब है कि अगर हम पहला देखें, ऑप्शन पहला प्रयोग, प्रयोग तब होता जब बच्चे स्वयं बीज बोते और पानी देते, तो प्रयोग तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखें, अनुमान लगाना, बच्चे डेटा देखकर उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है बच्चों को, तो यहाँ पे अनुमान तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है निष्कर्ष निकालना, बच्चे आंकड़ों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे, अर्थात बच्चे आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं और वे कारण समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजों की प्रकृति क्या है, उनकी परिस्थितियां क्या हैं और उनका अंतर क्या है जैविक। तो यहाँ पे निष्कर्ष निकालने का प्रयोग कोशिश कर रहे हैं। तो कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है, निष्कर्ष निकालने के कौशल का आकलन करना चाहती है। चौथा है जांच, जांच जो है, जांच में समस्या की पहचान और योजना बनाना, डेटा एकत्र करना आदि शामिल होता है। तो चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर देखें तो निष्कर्ष निकालना इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें प्रश्न संख्या 64, कह रहा है प्रश्न, ये मैप से संबंधित प्रश्न है, इंडिया के मैप से, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां क्या हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर भारत के अगर मैप में देखें, एक मिनट, अगर हम भारत का मैप देखें तो यहाँ पे हमारा तेलंगाना है, ये क्या है, तेलंगाना है, और गुजरात की स्थिति जो है यहाँ पे है, हमारा क्या है, तटीय राज्य है, ये हमारा क्या है, गुजरात है। और अगर बिहार की स्थिति देखें तो बिहार हमारा यहाँ पे ने उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश के बीच में, ये हमारा है बिहार। तो कह रहा है कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की स्थिति क्या है। तो अगर हम देखें तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात की स्थिति, तो गुजरात जो है ये हमारा ऊपर उत्तर की दिशा, नीचे दक्षिण, और दाईं ओर हमारा पूर्व है और बाईं ओर हमारा क्या है, पश्चिम। तो तेलंगाना के सापेक्ष जो गुजरात की स्थिति है वो उत्तर और पश्चिम दिशा में है, उत्तर और पश्चिम दिशा में। और अगर तेलंगाना के सापेक्ष बिहार की स्थिति को देखें तो ये उत्तर और पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुजरात हमारा है उत्तर और पश्चिम, और जो हमारा बिहार है वो है उत्तर और पूर्व। तो अगर ऑप्शन देखें, चौथा ऑप्शन, उत्तर और पश्चिम और उत्तर और पूर्व, अर्थात गुजरात जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है, जबकि जो बिहार है हमारा वो उत्तर पूर्व दिशा में है। इसके बाद अगर हम प्रश्न संख्या 65 देखें, छात्रों में ईवीएस के प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए, प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। कहा जा रहा है कि छात्रों में अगर ईवीएस का आकलन करना है, प्रक्रिया कौशल का, तो कौन कौन से उपकरण उसमें उपयोग में लाए जाते हैं। तो अगर देखें, पर्यावरण अध्ययन में जो प्रक्रिया कौशल होता है, जिसमें अवलोकन, वर्गीकरण, चित्रण, व्याख्या, अनुमान, संग्रहण, ये सारी चीजें होती हैं, ये आकलन छात्र केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है। तो अगर हम देखें इसमें पहला ऑप्शन अगर देखें, शिक्षक डायरी, शिक्षक डायरी जो है यह छात्रों की प्रगति और व्यवहार के आकलन का रिकॉर्ड है, लेकिन यह छात्र द्वारा प्रदर्शित कौशल का सीधा आकलन का उपकरण नहीं है, बल्कि यह अप्रत्यक्ष रूप से और शिक्षक आधारित है। कैसा है ये, शिक्षक आधारित है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें हमने ए ऑप्शन को काट दिया तो पहला हमारा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया और चौथा गलत हो गया। इसका मतलब हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा, दूसरा ऑप्शन बी, सी और डी। ठीक, लेकिन ऑप्शन को भी देख लेते हैं। परियोजना कार्य, परियोजना कार्य जो है वो छात्र जो है स्वयं डेटा संग्रह, छात्र जो है स्वयं डेटा संग्रह करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, अर्थात यह कौशल जो है प्रक्रिया कौशल का सर्वोत्तम आकलन है। यह कार्य जो है प्रक्रिया कौशल का सर्वोत्तम आकलन करता है। चित्र बनाना, चित्र में क्या होता है कि चित्र आरेखों की व्याख्या और विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालने की क्षमता का आकलन होता है। और चित्र पठन, इसमें भी जो है चित्रों के माध्यम से छात्र जो है वो विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो बी, सी और डी सही उत्तर है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, दूसरा, बी, सी और डी, ये इसका सही उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 66, कहा जा रहा है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर एक पैमाना दिया गया है। पैमाना है कि 1 सेंटीमीटर हमारा 155 मीटर के बराबर होगा। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी
19.7 सेंटीमीटर मापता है। तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर हमारा 155 मीटर के बराबर है, तो 19.7 सेंटीमीटर हमारा किसके बराबर होगा? तो 19.7 को हम 155 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3053.5 मीटर। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो सब दिए गए हैं किलोमीटर में, तो अगर इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 1000 से भाग करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो आएगा 3.0535। इसका मतलब अगर देखें तो जो तीसरा ऑप्शन है 3.05, यह जो है इसके लगभग बराबर है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया? तीसरा उत्तर हमारा सही हो गया। ठीक, ये हमारा कुछ मैथ से भी, गणित से भी प्रेरित सवाल है। तीसरा अगला प्रश्न हमारा जो है 67, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, जब पर्वतारोही जो है अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पे जो वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जबकि जो शरीर के अंदर की जो दबाव दाब होता है, जो रक्त वाहिकाओं का दाब होता है वो अधिक होता है। रक्त वाहिकाओं का दाब क्या होता है? ये अधिक होता है, जिसके कारण जो है कि ये रक्त दबाव जो है वो अधिक दाब से लो दाब की ओर जाने का प्रयास करता है, क्योंकि रक्त वाहिकाओं में दाब अधिक है और बाहर का दाब जो है कम हो जाता है, जिसके कारण से दबाव पड़ता है और जो नाक की नाजुक रक्त वाहिकाएं होती है वो क्या होती हैं? फट जाती हैं, जिसके कारण से खून बहने लगता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, अर्थात जो हमारे रक्त वाहिकाओं में दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, जबकि बाहर का दाब कम होता है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या देखें 68, ये हमारा फैक्चुअल प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें कि कौन कौन से ऊष्मा के कुचालक है। तो ऊष्मा के कुचालक का मतलब होता है कि वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का जो संचरण होता है वो आसानी से नहीं होता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखें, ऊन जो है, ऊन, लकड़ी और लोहा। तो यहाँ पे देखें, लोहा जो है ये हमारा ऊष्मा का सुचालक है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे में देखें, हवा, जल और तांबा, तो जल और तांबा दोनों हमारे ऊष्मा के सुचालक हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा जो है हवा, ऊन और एल्युमिनियम, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? एल्युमिनियम हमारा ऊष्मा का सुचालक है। और चौथे में अगर देखें तो ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी, ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी तीनों हमारे ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद प्रश्न संख्या 69, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है? प्रश्न है कि जो रीता है वह अपने छात्रों से कहती है कि एक दिन से, पहले दिन से 10 दिन तक बीज में किस प्रकार का अंकुरण होता है, इसके माध्यम से वह कौन सी क्षमता का आकलन करना चाहती है। यहाँ पे दिया गया जो कार्य है वो 10वें दिन तक बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को लिखना है। तो ये पाठ वो कब पढ़ाती है, ये कार्य कब देती है? वह अंकुरण के पाठ को पढ़ाने से पहले। तो इसमें बच्चे क्या करेंगे कि बीज को रोज देखते हैं, अर्थात निरीक्षण करते हैं। सबसे पहले निरीक्षण करेंगे। दूसरा, प्रतिदिन क्या परिवर्तन हुआ उसका रिकॉर्ड करेंगे, उसको लिखेंगे। और उसके बाद साथ ही आगे क्या होगा इसका अंदाजा भी लगाएंगे, अर्थात अनुमान लगाएंगे। अंदाजा लगाएंगे अर्थात अनुमान लगाएंगे। अगर इसमें देखें तो ऑप्शन एक, चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, तो ए हमारा सही नहीं है, क्योंकि चित्र बनाना कोई आवश्यक नहीं है। अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, तो बी हमारा सही है, अनुमान लगाएंगे बच्चे। निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, सी भी हमारा सही है कि बच्चे निरीक्षण करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि अंकुरण में क्या परिवर्तन हुआ और दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि केवल जो है ये कार्य करना है, ना कि निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष यहाँ पे नहीं निकाला जा रहा है, केवल बी और सी ऑप्शन है हमारा सही है। तो दूसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा बी और सी। ठीक, क्योंकि छात्र ने केवल यहाँ पे कहा कि केवल किस प्रकार अंकुरण में आते हैं उन्हें लिखना है, ना कि निष्कर्ष निकालना है। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 70 है, पौधों की एक प्रजाति एक्स जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में ही पाई जाती है। कोई एक प्रजाति है पौधों की जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन केवल भारत में ही
एक निश्चित स्थान पर ही अर्थात वायु भाग में ही पाई जाती है। तो ये इस प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्थानिक प्रजाति। ये स्थानिक प्रजाति का डायरेक्ट परिभाषा है कि स्थानिक प्रजातियां किसे कहते हैं। ठीक, अर्थात स्थानिक प्रजातियां वे होती हैं जो विश्व में केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं। ठीक, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया 70 का 3। इसके बाद अगर देखें प्रश्न संख्या 71, ईवीएस में पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। प्रश्न का मतलब ये है कि ईवीएस में पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से घटक हमारे शामिल हैं। तो अगर देखें तो ईवीएस में पर्यावरण के अंतर्गत हमारे मानव निर्मित पर्यावरण भी शामिल होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण भी हमारे शामिल होते हैं जैसे जलवायु, मिट्टी, पेड़ पौधे आदि। सामाजिक पर्यावरण अर्थात समाज, परिवेश, स्कूल, पड़ोसी, ये सब भी शामिल होते हैं। और सांस्कृतिक पर्यावरण भी हमारे शामिल होते हैं जिसमें त्योहार, परंपराएं, कला, धर्म आदि आते हैं। तो चारों हमारे घटक इसमें शामिल होते हैं ईवीएस में पर्यावरण में। तो अगर इसका सही ऑप्शन देखें तो हमारा चौथा हो जाएगा ए, बी, सी और डी। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 72 है, हाथियों से पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे देखें, हाथियों के हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। हमें यहाँ पे गलत कथन चुनना है। तो हाथनियाँ झुंडों में रहती हैं, कथन एक हमारा सही है बिल्कुल, कि जो हाथनियाँ होती हैं वो झुंडों में रहती हैं। इसके बाद अगर देखें अगला प्रश्न, एक झुंड में 20 से 5 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। कथन अगर दो देखें तो यहाँ पे जो झुंड में हथनियों की संख्या है वो निश्चित कर दी गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक झुंड में जो है वो 3 से लेके 25 और इससे अधिक भी हाथनियाँ या उनके बच्चे हो सकते हैं। तो दूसरा कथन हमारा सही नहीं है। अन्य कथन देखें, हाथी 14-15 वर्ष तक की आयु में ही झुंड पर रहते हैं। तो ये कथन हमारा सही है कि हाथी जो होते हैं वो अपने समूह में 14-15 वर्ष तक रहते हैं और जैसे ही वो बड़े होते हैं वो झुंड से अलग हो जाते हैं। तीसरा कथन भी सही है। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि तीसरे का जो हमने कारण बताया, तो चौथा कथन भी हमारा क्या है, सही है। तो जो गलत उत्तर है वो क्या है, दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है कि एक झुंड में 20-25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, ये गलत है। 20 से कम भी हो सकते हैं, कभी कभी 3, 4, 5 ऐसे भी होते हैं, 25 से अधिक भी हो सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 73, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है, वे कौन से। कहा जा रहा है कि ईवीएस कक्षाओं में जो मानचित्र पठन गतिविधि है वो छात्राओं में किस कौशल का विकास करता है। तो कथन एक है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना। तो पहला कथन हमारा सही है कि जो है मानचित्र पठन गतिविधि से हम स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ सकते हैं कि कौन सा स्थान किस ओर है। स्थानों की दिशाओं को समझना, दूसरा भी हमारा सही है कि उन स्थानों की दिशा क्या है। प्रतीकों और पैमानों को समझना, सी भी सही है कि मेन जो मानचित्र पठन की गतिविधि है उसमें हम प्रतीक और पैमानों का उपयोग जरूरी है कि कौन सा स्थान किस स्थान से कितनी दूरी पर है उसका अनुमान लगाना। पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण करना। अगर डी ऑप्शन देखें तो ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि आरेखण जो है ये एक अलग कौशल है, अर्थात मैप को बनाना, मैप को ड्रा करना, ये एक अलग कौशल है, ये मानचित्र पठन गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता। तो डी हमारा गलत हो जाएगा। अगर सही उत्तर देखें तो ए बी और सी, पहले हमारा क्या है, सही ऑप्शन है ए, बी और सी। इसके बाद देखें प्रश्न संख्या 74, ये देखें तो ये हमारा थोड़ा रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। कहा जा रहा है कि आपका घर यक्ष पर स्थित है। आपका घर क्या है, यक्ष पर स्थित है, मान लेते हैं यहाँ पे यक्ष है, और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। वाई कहीं पर, एक्स वाई जेड कहीं पर स्थान है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं जाती। आप पहले ए पर जाते हैं, यक्ष से कहाँ जाते हैं, ए पर जाते हैं, जो यक्ष के ठीक कहाँ है, उत्तर में है। तो अगर हम यहाँ पे दिशा बना लेते हैं, यहाँ पे अगर हम दिशाओं को देखें एक बार, तो ऊपर हमारा होता है उत्तर, नीचे हमारा दक्षिण, और दाईं ओर हमारा पूर्व, बाईं ओर हमारा पश्चिम। कहा जा रहा है कि सबसे पहले ए पर जाते हैं, तो यक्ष पे हम कहाँ जाएंगे, ए पर जाएंगे, और ए हमारा कहाँ है, ठीक उत्तर में है, और ये कितनी दूरी पर है, 125 मीटर की दूरी पर। इसके बाद कहा जा रहा है कि फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में, ए के ठीक किधर है, पश्चिम में है, ये हमारा बी है, ए से ठीक पश्चिम में, और कितनी दूरी पर है, 75 मीटर की दूरी पर है। बी पर जाते हैं और ए से ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर।
फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 150 मीटर की दूरी पर है। तो सी जो हमारा बी के ठीक उत्तर में, उत्तर किधर है, ऊपर है, कितनी दूरी पर है, 150 मीटर की दूरी पर। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी से ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। तो सी जो है वो कहाँ है, ये हमारा सी है। वाई जो है वो सी से ठीक पूर्व में है, ये हमारी दिशा कौन सी है, पूर्व है। और कितनी दूरी पर है, 75 मीटर की दूरी, अर्थात जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। तो यहाँ पे देखें, कहा जा रहा है कि वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष यक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या है। तो यक्स से ये हम वाई की जो सापेक्ष दिशा है वो क्या है। तो यहाँ पे देखें, एक्स हमारा जो है दक्षिण की तरफ है, वाई हमारा उत्तर की तरफ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला। कौन सा हो जाएगा, ठीक उत्तर की तरफ। ठीक, वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष यक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या होगी। सॉरी, यक्स की दिशा पूछ रहा है यहाँ पे कि यक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या होगी। यक्स हमारा क्या है, घर है, घर की दिशा पूछ रहा है। तो घर जो है वो हमारा दक्षिण में है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जिसकी दिशा पूछ रहा है, एक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या है, वाई पर, अर्थात आपके विद्यालय के सापेक्ष। तो विद्यालय हमारा वाई है और एक्स हमारा घर है। तो विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा किधर है, दक्षिण में है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया, दूसरा, ठीक दक्षिण में। ठीक, इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 75। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से पीड़ित होने की संभावना है। तो कहा जा रहा है कि दोनों किस प्रकार से विकार से पीड़ित हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, तला हुआ खाना और जो मैदा है, इसको खाने से जो है उच्च वसा और कैलोरी आदि तत्व जो है वो शरीर में जाते हैं, जिससे मोटापे की समस्या हो सकती है। और अगर राजू जो है वो पालक और हरी सब्जियां नहीं खा रहा है, तो इन दोनों से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है और फोलिक एसिड, आयरन और फोलिक एसिड मिलता है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी तो अनीमिया की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो राज जो सलीम है वो किससे संबंधित, किस बीमार से पीड़ित हो जाएगा, किस विकार से पीड़ित हो जाएगा, मोटापे से। और राजू किससे पीड़ित हो जाएगा, अनीमिया से। तो ऑप्शन अगर देखें तो हमारा तीसरा ऑप्शन मोटापा और अनीमिया, क्योंकि जो तला हुआ खाना मैदा खाने से हमें मोटापा हो सकता है और आयरन की कमी से हमें क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है। ठीक, इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 76। 76 में देखें तो कथन हमारा है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना हुआ है। मिश्र धातु का क्या मतलब होता है कि मिश्र धातु ऐसी वस्तुएं होती हैं जो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई जाती हैं, अर्थात जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हुई वस्तुएं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन कौन से जो है मिश्र धातु, कौन सा समूह हमारा मिश्र धातुओं से बना हुआ है। तो अगर हम देखें कि पहला जो हमारा है ऑप्शन, ब्रास ब्रांज और लिथियम, ब्रास ब्रांज और लिथियम, इसमें जो हमारा लिथियम है ये मिश्र धातु नहीं है, ये हमारा क्या है, शुद्ध धातु है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे में अगर देखें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और स्टील, तो इसमें जो हमारा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये दोनों हमारी शुद्ध धातुएं हैं। तो यह मिश्र धातु समूह नहीं है, दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरे में स्टील, ब्रास और टिन, इसमें देखें टिन जो है ये हमारा शुद्ध धातु है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चौथे में अगर देखें तो स्टील, ब्रास और ब्रांच, ये तीनों हमारे क्या है, मिश्र धातु हैं। स्टील की अगर बात करें तो स्टील हमारा बनता है लोहा प्लस कार्बन से मिलकर बनता है। ब्रास की बात करें तो ब्रास जो हमारा है ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ मिश्र धातु है। और जबकि जो हमारा ब्रांज है ये तांबा और टिन से मिलकर बनने वाला मिश्र धातु है। तो इसमें इस समूह में जो है स्टील, ब्रास और ब्रांज ये तीनों मिश्र धातुएं हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देखें प्रश्न संख्या 77, अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है।
तो सही है, ईवीएस के जो प्राइमरी के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक है उसमें कहानियां और आख्यान दिए गए हैं। और कारण क्या है कि उद्देश्य है बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी के पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्यपुस्तक बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाता है। तो अगर प्रश्न संख्या 77 देखें तो कथन हमारा सही है कि जो ईवीएस के पाठ्यपुस्तक हैं उसमें कहानियां और आख्यान दिए गए हैं, जिसकी सहायता से बच्चे जो है वो आसानी से उन कहानियों के माध्यम से जुड़ पाते हैं, उन पात्रों के साथ अपने आप को संबंधित कर पाते हैं और किसी भी बात को समझने के लिए उस पात्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। और आगे कह रहा है कि बच्चों को हमारे समाज के भीतर व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाता है। तो कहानियां और आख्यान जो हैं ये जो मतभेद है हमारे समाज में उसके प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करता है। तो यहाँ पे हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो हमारा अभिकथन की व्याख्या करता है। तो अगर देखें तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 78, ये हमारा फैक्चुअल प्रश्न है जो कि भूगोल से पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित में से होते हैं 1% परपेटी, 84% मेंटल और 15% क्रोड। तो कह रहा है कि जो पृथ्वी का आयतन है, जो पृथ्वी का आयतन है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा, आयतन में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो आयतन में सबसे ज्यादा संख्या जो होती है वो होती है मेंटल की। मेंटल जो है वो लगभग 84% पाया जाता है। और पृथ्वी का जो भूपर्पटी है, जो ऊपर वाला भाग है, ये पूरे पृथ्वी का लगभग 1% भाग में पाया जाता है। जबकि जो मेंटल है, सॉरी, जो कोर है इसका, जो जिसे हम क्रोड कहते हैं, ये लगभग पृथ्वी के आयतन का 15% भाग कवर करता है। तो पहला भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अगर हम देखें तो ए, बी और सी तीनों कथन हमारे क्या हैं, सही है कि पृथ्वी के आयतन का 1% भाग परपटी है, भूपर्पटी, 84% भाग मेंटल है और 15% भाग क्या है, क्रोड है या कोर है। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 79, यह भी हमारा अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन है कि अल बरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इन्होंने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा नहीं की, बल्कि भार विभिन्न देशों से भारत की यात्रा की। अलबरूनी जो है ये दोनों विदेशी यात्री थे। अलबरूनी जो है 11वीं शताब्दी में जो है गजनवी साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? गजनवी साम्राज्य। और उस समय यह भारत की यात्रा पर आया हुआ था। जबकि इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया हुआ था। तो ये दोनों जो है विदेश से भारत यात्रा के लिए आए थे, ना कि भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की थी। कथन ए हमारा क्या है, गलत है। कथन दूसरा देखें, कारण जो है यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो कारण हमारा बिल्कुल सही है कि यात्राओं से क्या होता है कि हम एक दूसरे के विचारों को आसानी से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ए सही, सॉरी, ए गलत है, हमारा आर सही है। चौथा ऑप्शन देखें तो सही है, ए गलत है और आर हमारा सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 80, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? ऐसे प्रश्न कौन से प्रश्न हैं? अगर हम देखें तो ईवीएस के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होता है हमारा अभिसारी प्रश्न, अभिसारी प्रश्न, दूसरा होता है अपसारी प्रश्न। अभिसारी प्रश्न अगर देखें तो ऐसे प्रश्न जो बंद अंत वाले होते हैं, अर्थात जिनके उत्तर की अपेक्षा निश्चित है, अर्थात उनका एक बार उत्तर देने पर वे समाप्त हो जाते हैं। जबकि अपसारी प्रश्न जो है ये खुले प्रश्न होते हैं, अर्थात इनका जो उत्तर है ये हम विभिन्न अपनी कल्पनाओं के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से देते हैं। इनका जो प्रश्नों का जो जवाब होता है ये विस्तृत होता है। तो यहाँ पे अगर देखें क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है, तो यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया गया है ये बच्चों की कल्पना, रचनात्मकता और विभिन्न संभावनाओं पर विचार करने की क्षमता से प्रभावित है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कौन सा प्रश्न कहेंगे? अपसारी प्रश्न कहेंगे। तो तीसरा उत्तर हमारा क्या हो गया, सही है, अपसारी प्रश्न। ये कैसे प्रश्न है? ये हमारे खुले छोर वाले प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 81, एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक आंतरिक कहानी है। एनसीईआरटी की जो 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक उसमें एक कहानी है झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की।
यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह। तो कथन अगर एक देखें तो जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, तो यह जो कहानी दी गई है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में, ये उनके लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह के बारे में या इस पहलू का जो है वर्णन नहीं करती है। तो कथन एक हमारा जो है ये हमारा गलत है। वनवासियों और समुदाय और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, तो बी हमारा सही है कि वनवासियों और जंगलों के बीच जो घनिष्ठ संबंध है ये अध्याय में उसमें दिखाया गया है कि आदिवासी समुदाय कैसे जंगल पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं, कैसे वे एक दूसरे के साथ समूह में रहते हैं। सी जो है लड़कियों की शिक्षा कैसे उनका जीवन बदल सकती है, तो सी भी सही है क्योंकि कहानी में सूर्यमणि जो है, सूर्यमणि एक आदिवासी लड़की है जो अपने गांव की सबसे पहली स्नातक लड़की है और शिक्षा के कारण ही वे समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ रही है। तो सी कथन भी हमारा सही है। जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद, तो अध्याय में जंगल में मिलने वाली जो वस्तुएं हैं, जड़ी बूटियां, उनके उत्पादों का भी जिक्र है। तो कथन बी, सी और डी अगर हम कहानी को देखेंगे कक्षा 5 में, तो इन तीनों कथनों का वहां पे जिक्र है और पहला जो कथन है हमारा ये उसमें दिखाई नहीं देते। तो अगर हमारा बी, सी, डी सही है तो दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा ऑप्शन बी, सी और डी सही है। तो ये हमारा कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक से आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 82, यह भी जियोग्राफी का प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। तो यहाँ पे 3 पर्वत दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि कौन सा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पत्थर पर्वत है। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो यह क्या है, एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। ये कैसा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है और यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है, पूर्वी अफ्रीका में। फ्यूजियामा यह भी जापान का एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। और आल्प्स पर्वत की बात करें तो ये अफ्रीका और यूरेशियन प्लेट की, अफ्रीका और जो हमारी यूरेशियन प्लेट है उसके टकराव से बना हुआ है, उसके टकराव से निर्मित पर्वत है। तो ये एक प्रकार का जो है वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन जिसे हम बोलते हैं। जैसे हमारा हिमालय वलित पर्वत है वैसे आल्प्स पर्वत भी हमारा कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। तो ज्वालामुखी से कौन कौन से पर्वत बने हैं, माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा। ए और बी हमारा सही ऑप्शन है, तो चौथा उत्तर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 83, कथन हमारे हैं, कथन वाले प्रश्न है। कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। तो ये हमारा एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है। कौवा जो है वो नीची डाल पर घोंसला नहीं बनाता बल्कि ऊंची और सुरक्षित डाल पर घोंसला बनाता है। तो कथन ए हमारा क्या है, गलत है। वीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाते हैं। तो एनसीईआरटी के अनुसार ये प्रश्न भी हमारा गलत है कि वीवर पक्षी जो है वो घास और रेशों से जटिल घोंसला बुनते हैं, ना कि 2 पत्तों को सीकर। ये वाला जो 2 पत्तों को सीकर जो अपना घोंसला बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेलर बर्ड, दर्जी पक्षी। उन्हें क्या बोलते हैं, टेलर बर्ड बोलते हैं। तो कथन बी भी हमारा सही है। तो ए और बी दोनों हमारे गलत हैं। तो ऑप्शन दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 84, अगर कोई तैरना नहीं भी जानता तब भी वह मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है जो इसे सबसे अधिक सांद्रित सागर बनाता है। ये भी अभिकथन और कारण वाला सही है। जैसा कि हम जानते हैं मृत सागर जो है वो विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला सागर है और इसकी जो लवणता है वो इतनी अधिक है कि यहाँ पे मनुष्य जो है अगर तैरना नहीं जानता फिर भी वह आसानी से तैर सकता है। तो कथन एक सही है, कारण भी सही है क्योंकि इसमें जो लवणता पाई जाती है वो लगभग 300 से 350 ग्राम पाया जाता है। तो उसमें नमक की मात्रा कितनी है, लगभग 300 से 350 ग्राम। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की व्याख्या भी करता है। तो पहला कथन हमारा क्या है, सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 85, समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे भाप देना, भुनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है, कि समर जो है वो अपने छात्रों से परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि जो अलग अलग प्रकार से खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं उनके बारे में उनके नामों का पता लगाए। तो इसके माध्यम से वो छात्रों में कौन से कौशल का विकास करना चाहता है या उसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। प्रयोग को प्रोत्साहित करना, तो ये नहीं है।
कथन एक, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। तो यहाँ पे ये जो गतिविधि समर दे रहा है, इसके माध्यम से छात्र जो है वो परिवार के साथ बातचीत करेंगे और इसके माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार होता है, क्योंकि बच्चे घर परिवार पर चर्चा करते हैं तो वे अपने पूर्व ज्ञान को जोड़ने और सामाजिक कौशल को विकसित करने में मदद करते हैं। तो कथन दो जो हमारा है सही है कि बच्चे जो है वो समाज के साथ एक अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार होता है। बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना, तो यहाँ पे समूह में कार्य नहीं हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है वो अकेले हो रहा है। गृह कार्य को प्रोत्साहित करना, तो यह भी नहीं सही नहीं है। गृह कार्य जो है ये केवल इसके एक पक्ष को उजागर करता है। तो इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 86 देखें। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है? अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे सबसे अच्छा दर्शाता है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों में कौन कौन शामिल है, यहाँ पे देखें। अगर ऑप्शन देखें, पहला चर्चा। तो चर्चा ये जो है, चर्चा के माध्यम से छात्र अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो पहला कथन सही है। दूसरा देखें, प्रदर्शन। प्रदर्शन जो है, प्रदर्शन में अगर देखें तो यह अनुभवात्मक रणनीति न होके यह केवल सामान्यतः शिक्षक केंद्रित विधि माना गया। कैसी विधि माना गया? शिक्षक केंद्रित। क्षेत्र भ्रमण में देखें तो क्षेत्र भ्रमण भी हमारा अनुभव प्रदान करता है, छात्र जो है उससे अनुभव प्रदान करते हैं। और कला एकीकृत शिक्षा, कला एकीकृत शिक्षा जो है वो गतिविधि आधारित और रचनात्मक माध्यम से जो है बच्चे सीखते हैं, जिसमें उन्हें अनुभव प्राप्त होता है। तो ए, सी और डी ये तीनों कथन हमारे सही हैं, जबकि प्रदर्शन इसमें नहीं होगा, ये हमारा गलत है। तो ए, सी और डी अगर देखें तो हमारा ये तीसरे ऑप्शन में सही है। तीसरा ऑप्शन 86 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तीसरा, ए, सी और डी। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 87, ये भी हमारे कथन वाले प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं। ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जाता है। ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जाता है। सही है, ईवीएस जो है वो सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के रूप से तैयार किया जाता है। इसके माध्यम से जो है छात्र, जैसे कि जो वाइगोस्की और ब्रूनर के विचारों का प्रभाव है, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संदर्भ आदि की सहायता से बच्चे जो है वो पाठ्यचर्या अर्थात ईवीएस को सीखने का प्रयास करते हैं। कथन 2 में बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कथन हमारा गलत है। पियाजे का जो विचार है वो सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य न होकर संज्ञानात्मक रचनावाद है। कैसा है? संज्ञानात्मक रचनावाद पर आधारित है। तो कथन 2 हमारा गलत हो गया। तो सही कथन क्या है हमारा? कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। अगर देखें तो तीसरा उत्तर, कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 हमारा क्या है? असत्य है। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 88, भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM कहाँ पे होगा? लंदन, जापान, ढाका, कराची। अगर देखें तो हमने बताया था जीएमटी जो है वो लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से होकर जाने वाली रेखा है, और भारत की जो समय है, जो भारत का समय है वो इससे 5.5 घंटा आगे है। भारत का जो समय है, मानक समय, वो जीएमटी से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे। तो भारत में बज रहे हैं 7:30, इसका मतलब यहाँ पे कितने बजेंगे? 2 बजेंगे। तो 2 में 5.5 जोड़ेंगे कितना बजेगा? 7:30। तो भारत में अगर 7:30 बज रहा है तो 2 बज रहे हैं कहाँ पे? जीएमटी रेखा पर। और जीएमटी रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है? लंदन से होकर गुजर रही है। जापान, ढाका, कराची, ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया? लंदन। यहाँ पे ये हमने क्लास में भी बताया हुआ है। इसके बाद प्रश्न संख्या हमारा 89, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच या इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। तो पहला कथन हमारा गलत है। चित्र एकत्र करना जो है वो व्यक्तिगत जांच या अनुभव नहीं जोड़ता है, तो ये गलत है। छात्रों से उनके पड़ोसियों की यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना, ये सही है कि छात्र जब अपने पड़ोसियों से उनकी यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं तो उनके यात्रा अनुभव को साझा करते हैं, तो व्यक्तिगत अवलोकन, तुलना और प्रश्न उठाने जैसी गतिविधियां होती हैं, जिसके माध्यम से बच्चे स्वयं जांच करते हैं और पर्यावरण से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे कथन 2 हमारा क्या है? सही हो गया। छात्रों को पुराने कार्यों के बारे में डिजिटल प्रस्तुति करने के लिए कहना है, ये भी कथन गलत है, इसका कोई संबंध नहीं है। और आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, तो इंक्वायरी करनी है तो चित्र से इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो सही अगर सबसे उपयुक्त कथन देखें तो दूसरा हमारा सही है, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों की यात्रा के अनुभवों के बारे में बताने के लिए कहना है। इसके बाद अंतिम प्रश्न हमारा
ईवीएस पढ़ाते समय शिक्षक निम्नलिखित में से किन विधियों का पालन करता है? निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति और सहपाठी पुनरीक्षण। ये किसके उदाहरण हैं? यहाँ पे कुछ विधियां दी गई हैं, कहा जा रहा है कि ये किसके उदाहरण है, जिसमें सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति और सहपाठी पुनरीक्षण। तो यहाँ पे देखें तो ये जो है हमारा जो सोचो, जोड़ो, साझा करो, इसमें छात्र जो है अकेले सोचते हैं, फिर जोड़ते हैं और चर्चा करते हैं। पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन में अगर देखें तो इसमें छात्र जो है एक दूसरे को पढ़ाते हैं, अर्थात परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उन्हें कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। जो तीसरा है ट्यूशन, ट्यूशन में भी बच्चे जो हैं वो सीखते हैं एक दूसरे को या सिखाने का प्रयास करते हैं। जिज्ञासा, जिज्ञासा जो है इसमें छात्र विशेषज्ञ समूह में सीखते हैं। छात्र जो है वो जो हमारे विशेषज्ञ समूह है उनके साथ सीखते हैं, मूल समूह में दूसरे से सिखाते भी हैं। सहपाठी पुनरीक्षण ये भी क्या है, एक दूसरे के साथ समूह कार्य करके एक दूसरे की कार्य की समीक्षा करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखें सभी जो है किसका उदाहरण दे रहे हैं, सभी जो है समूह द्वारा सीखने का, अर्थात जो उनके सहपाठी हैं उन सहपाठियों के समूह द्वारा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला, सहपाठी समूह द्वारा सीखना। तो अगर इसका उत्तर हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, अगर हमको जिज्ञासा नहीं पता है, अगर हमें जिज्ञासा नहीं पता है तो यहाँ से देख सकते थे पारस्परिक सहपाठी। पारस्परिक सहपाठी का मतलब है कि एक दूसरे के परस्पर सहयोग से सीखना, तो सहपाठी समूह द्वारा सीखना। तो ये थे हमारे जुलाई 2024 सीटेट का जो पेपर है उसके अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों का विश्लेषण, और ये आपको आने वाली परीक्षाओं में मदद करेंगे। और जिन लोगों ने भी सीटेट का फॉर्म डाला हुआ है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा PYQ पर ध्यान दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।